Hi everyone, welcome to Unacademy Law. My name is Neha and I'm your educator for CLAT and other law entrance exams. आज का हमारा सेशन है लेबर लॉ के अंदर आज हम ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. इट्स आवर सेकंड सेशन इन द लेबर लॉ सीरीज. लेबर लॉ पे एक सेशन और किया है हमने, बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन. लेबर इस सो इसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो बन गई है. तो इसके पहले वाला सेशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग दैट, अगर आपने वो मिस कर दिया था तो यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट इन द प्लेलिस्ट. ये हमारा सेकंड सेशन है. आज हम ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट आई जस्ट टेक अ मोमेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम नेहा है. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से 2020 में. मैंने अपना BLLB किया यूपीएस देहरादून से 2019 में. आई वाज अवॉर्डेड विद द हार्डिंग इंटरनेशनल लीगल स्कॉलरशिप फॉर माय LLM इन यूके. आई एम रजिस्टर्ड एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. मेरे पास टीचिंग और मेंटरिंग एक्सपीरियंस है फॉर अबाउट 4 years. Hi, good evening, guys. Hi, Sakshi. Hi, Kriti, Shahi, Prerna, पल्लवी, तनु. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. अच्छा, ये जो है एक अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट वीक, दैट इज March 7 से March 11 तक, देयर इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी अ स्मैश इट आउट वीक. बेसिकली इसमें अलग अलग दिन अलग अलग सेशंस होंगे, जो जिसमें आप बेसिकली ये डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे स्पेसिफिकली फॉर यू, which you can check out and you can join these sessions and have your doubts cleared. लीगल रीजनिंग के लिए मंडे को सेशन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ट्यूसडे को, इंग्लिश के लिए वेंसडे को जो मैं ले रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग के लिए थर्सडे को, और जनरल नॉलेज के लिए फ्राइडे को. सो यू कैन चेक दिस होल वीक आउट and all these sessions out. If you have any doubt, you can check out these sessions. Hi ASDF. Hi guys. Acha, before we start with the session, please let me know if I'm clearly visible and audible to all of you. जल्दी से thumbs up देके बताओ मुझे if I'm clearly visible and audible. Yes. ओके, ग्रेट ग्रेट. तो आज हम ट्रेड यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे. ट्रेड यूनियन लेबर लॉ के अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो इंडिया में कोई नई बात नहीं है. लाइक वी नो ट्रेड यूनियन के बारे में अगर हमें बहुत डिटेल में नहीं पता हो तो भी वी हैव हर्ड कि ट्रेड यूनियन क्या होता है. आए दिन जो यूनियन की स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं उसके बारे में हमने जाना है, सुना है. सो ट्रेड यूनियन एक ऐसा सॉर्ट ऑफ एक ऐसा फ्रेज है जिससे लाइक वी आर नॉट अलूफ. हमें पता है, हमने सुना है कि ट्रेड यूनियन क्या होता है. तो जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो हर एक फील्ड में होता है. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, बस एंड लॉरी हो, हैंडी वर्कर्स हो, लेबरर्स हो, एजुकेशनल प्रोफेशनल्स हो, हर एक फील्ड में जो भी वहाँ के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो एक ट्रेड यूनियन जो है वो वहां पे फॉर्म कर सकते हैं. इंडिया में हमने देखा है कि इंडिया में जो ट्रेड यूनियन है दैट इज मोर कन्फाइंड टू इंडस्ट्रियल एरिया ओनली. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां हमने ज्यादा ट्रेड यूनियन के बारे में सुना है. राइट, हमने एजुकेशनल प्रोफेशनल्स के यूनियन के बारे में नहीं सुना है. हमने एग्रीकल्चरल फील्ड में हमने ट्रेड यूनियन के बारे में नहीं सुना है. Right, so mostly India में भी we do have trade unionism, but mostly it's confined to industrial area. Correct? Do you agree with this, guys? Hi Asmita. Hi Sanobar. Good evening, guys. Good evening. BLLB कोर्स में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट होता है. मेरे BLLB में तो था, हमें पढ़ना था इकोनॉमिक्स. डू यू अग्री विद दिस गाइज कि इंडिया में जब हम ट्रेड यूनियन के बारे में सुनते हैं तो इट्स मोस्टली कन्फाइंड टू इंडस्ट्रियल एरियाज. डू यू अग्री विद दिस? इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है बाकी किसी और इंडस्ट्री में यूनियन के बारे में सुनना, है ना? ठीक है. सो ट्रेड यूनियनिज्म इंडिया में भी है, बिल्कुल है. और जो यूनियन है उसका बेसिकली काम क्या होता है? यूनियन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग जो हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में जो भी लोग, जो भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स ग्रुप हैं, जो एम्प्लॉयर्स ग्रुप है, उनके अगर कोई भी डिमांड्स हैं, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उसको एज अ यूनियन उसको रिजॉल्व किया जा सके. ठीक है, इसलिए यूनियन बनाया जाता है. हाय प्रेरणा. ठीक है, सो एज लॉन्ग एज हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी,
Various conflicts between workers group and employers group have been lasting in the form of strike, घेराव, lockout, pen down, etc. against exploitation. तो कभी भी जब किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जब भी किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन वगैरह को लेकर के कोई मैटर उठता है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो उनको ऐसा लगता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कम पैसे पे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो दे कैन डेफिनिटली दे हैव एन ऑप्शन टू गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये जो स्ट्राइक है, ये भी अलग-अलग तरह का होता है। स्ट्राइक है, घेराव है, लॉकआउट है, पेन डाउन है। इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है? बट जब कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वी हैव हर्ड कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यूनियनिज्म जो है या यूनियन जो है वो बेसिकली it is basically to make people strengthen in a democratic way to assert their demands over their contribution to an organization. People associate themselves in a group and constitute a union for common welfare. बेसिकली एक डेमोक्रेटिक तरीका है जहां पे लोग एक साथ एकजुट होकर के अपने डिमांड्स रखते हैं। कॉमन वेलफेयर यूनियन जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं, मान के चलो किसी अगर यूनियन में, तो सब अपनी सबके कॉमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड ऑल्सो बेसिकली एक ग्रुप में जो भी डिमांड्स वगैरह हैं उनके सुने जाने के चांसेस ज्यादा हैं। वो सॉर्ट ऑफ लोगों को स्ट्रेंथन कर देता है एंड डेफिनेटली इट्स अ डेमोक्रेटिक वे इन विच जो लोग हैं वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बेसिकली कॉमन वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अलग-अलग तरह के स्ट्राइक करने के तरीके हैं। कृति, घेराव वगैरह जो है ना, अलग-अलग तरह से स्ट्राइक करने के तरीके हैं। ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ठीक है? कलेक्टिव बार्गेनिंग वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से ट्रेड मतलब वन ऑफ द रीजंस है जो कि ट्रेड यूनियन जो है जिसके बेनिफिट में काम करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करता है। सो हाँ, वो भी है डेफिनेटली। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, ये अगेन हम आने वाले सेशंस में, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। हम कल का सेशन जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ही ऊपर है। ठीक है, therefore ट्रेड यूनियन जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस formed by employees against exploitations to protect themselves from economic as well as social interest. जो employees हैं वो ट्रेड यूनियन बनाते हैं क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, उनके डिफेंस के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है कि इनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके और ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरह के इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट से। ठीक है, ठीक है, सो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, क्यों होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है गाइज आपको? एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप देके बता दो इफ दिस इज क्लियर। तनु, ये क्वेश्चन ना आप कल के लिए रिजर्व करके रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कल जब कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किसमें हेल्प करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, कंडक्ट अ सेशन ऑन यूएपीए एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट। अच्छा ठीक है, ओके अस्मिता। ठीक है, अच्छा, ट्रेड यूनियनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों, why is there a need for trade unionism? क्यों? क्योंकि it can help, basically the need for trade unionism since the human setup has been felt necessary in the following ways. क्यों जरूरत है ट्रेड यूनियनिज्म की? इन सारी वजहों के लिए क्या है? पहला, टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द वर्कर्स ग्रुप वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी में हेल्प करता है यूनियन। अगर एक यूनियन ऑफ एक लोग जो है एक यूनियन फॉर्म कर लेते हैं तो दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर कि दे हैव अ जॉब सिक्योरिटी, कि किसी को भी बिना मतलब के काम से ना निकाला जाए। एक को निकाला जाएगा तो पूरी पूरी की पूरी यूनियन खड़ी हो जाएगी, राइट? कि क्यों निकाला उसको काम से, आपने आज उसको काम से निकाला है, कल हमें काम से निकाल दोगे। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए ट्रेड यूनियनिज्म जरूरी है। दूसरी चीज, जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो भी कॉमन इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म जरूरी है। तीसरी चीज, यूनियन जो है एज
वो पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग में भी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के जो भी मेजर डिसीजंस हैं, स्पेशली उस तरह के डिसीजंस जो कि वर्कर्स की लाइफ को, वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट को, वर्कर्स मतलब वर्कर्स का किस तरह का काम है, तो ये सब को अगर किसी तरह का डिसीजन अफेक्ट करता है, तो इस डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली वर्कर्स का भी एक से होना चाहिए। सो व्हेन देयर इज अ ट्रेड यूनियन, दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद टू कम्युनिकेट बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन अमंग वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड सिस्टम ग्रुप्स। सो ऑल्सो एक सिस्टमैटिक हो जाता है, ट्रेड यूनियन के होने से सिस्टमैटिक हो जाता है, जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रिलेशनशिप बन जाता है। एंड ऑल्सो कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है व्हेन देयर इज अ यूनियन, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयर्स एक एक सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि वो एक यूनियन को कम्युनिकेट कर दें, जो भी कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो उसमें भी ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो हेल्प करता है। और पांचवी चीज, to bring an industrial relation with win-win situation through collective bargaining with the union leaders representatives. सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को भी बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रेड यूनियनिज्म की जरूरत है। ठीक है, it is, Anshul. That's a very, good point to make. Definitely, Marxism has a very, very important role to play when it comes to trade unionism. Definitely. प्राइवेट स्कूल टीचर्स यूनियन बना सकते हैं पल्लवी, बट जैसे इंडिया में इट्स नॉट वेरी कॉमन, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ, generally we don't hear of teachers making a union, forming a union, but हाँ बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। हाय नीलम, गुड इवनिंग। गांधी जी का कमेंट था ट्रेड यूनियन के ऊपर, गांधी जी का कमेंट था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट एज अ रिफॉर्मिस्ट एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर्स कैपिटल एंड लेबर आर इक्वली पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंसिडर करता है कि जितना कैपिटल जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना ही लेबर भी जरूरी है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो so this is what Gandhi ji commented upon with respect to the trade union movement जो कि उस समय चल रहा था। ठीक है, so these are basically the needs, क्यों ट्रेड यूनियनिज्म की जरूरत है, वो इन सारे पॉइंट्स में हमने देखा। ये समझ में आया आपको गाइस? इज दिस क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? इंडस्ट्री वर्कर का रूल होता है मैम यूनियन बनाने का क्या? रूल मतलब अगर यूनियन बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अगर यूनियन बनाना चाहते हैं, सो यस दे डू हैव अ सर्टेन रूल्स वगैरह जो उनको फॉलो करना होता है। ट्रेड यूनियन को बनाते हैं, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराना पड़ता है। सो देयर इज अ होल प्रोसेस दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस। और फिर उसके बाद भी मतलब उनके क्या पूरा का पूरा एक ट्रेड यूनियन एक्ट है भाई हमारा। ठीक है, पूरा का पूरा एक ट्रेड यूनियन एक्ट है जिसका काम ही यही है, किस तरह से ट्रेड यूनियन बनता है, कौन कौन बनाता है, कौन रजिस्टर करता है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं बनाने टाइम, क्या उसको उसके राइट्स क्या होते हैं ट्रेड यूनियन बनाने के, जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के उनके राइट्स क्या होते हैं। उसके बाद क्या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी ट्रेड यूनियन को, किन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इन सबको लेकर के एक पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट ही है जो इस बारे में बात करता है। ठीक है, हाय रोशन। हाय ऋषभ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है गाइस? Can you please provide a brief theory of Marxism? Anshul, okay. So basically, I'm no basically मुझे मार्क्सिज्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। तो आई कैन जस्ट लेट यू नो कि मुझे क्या पता है, बट आई डोंट वांट टू गिव आउट एनी इंफॉर्मेशन जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो या कुछ। तो मार्क्सिज्म बेसिकली, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि कैपिटलिज्म जो जिस कैपिटलिज्म जिसके बेसिस पे अभी दुनिया चल रही है हमारी, राइट,
कि इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, एंड जो भी मतलब जो रिच हैं वो रिचर हो रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो उसके जो टॉप टियर में जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, दे आर द पीपल जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो कि और अमीर होते चले जा रहे हैं। सो कैपिटलिज्म इज समथिंग जिसके बेसिस पे दुनिया चल रही है अभी। ठीक है। तो मार्क्सिज्म थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि कैपिटलिज्म जिसके बेसिस पे दुनिया चल रही है, और जो वर्किंग क्लास पीपल है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास पीपल है, जो लेबरर्स हैं, या जो भी मतलब वर्किंग क्लास पीपल है, ये काम बहुत करते हैं बट इनको बेनिफिट नहीं मिलता अपने काम का अकॉर्डिंगली। ठीक है, जितना ये काम इनसे लिया जाता है, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है, इनके वेजेस भी बहुत कंपैरेटिवली खराब होते हैं। इनके पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं होती अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो जो वर्किंग क्लास है, उनको जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि उनको मिलना चाहिए। ठीक है। सो मार्क्सिस्ट थ्योरी इन अ वेरी शॉर्ट सॉर्ट ऑफ मतलब अगर मैं एक बहुत ब्रीफली समझाना चाहूं तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ये थी कि कैपिटलिज्म जो ग्रो कर रहा है, करता चला जा रहा है, सो कैपिटलिज्म एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे रिसोर्सेज वगैरह सॉर्ट ऑफ डिप्लीट हो जाएंगे कैपिटलिज्म की वजह से। ठीक है। जो रिच हैं वो रिचर होते चले जा रहे हैं, बट जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो डिप्लीट होते चले जाएंगे, एंड देयर विल कम अ टाइम व्हेन देयर विल बी अ फॉल ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, फॉल ऑफ कैपिटलिज्म होगा, एंड दिस वर्किंग क्लास पीपल विल सॉर्ट ऑफ राइज टू पावर, एंड देयर विल बी मोर ऑफ अ सोशलिस्ट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, जिसमें जितने भी मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो सॉर्ट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का। जो वर्किंग क्लास है वो जो भी आवर्स वगैरह अपना पुट करी है, उनको उस हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। सो इन शॉर्ट, दिस इज व्हाट द मार्क्सिस्ट थ्योरी सेड। ठीक है। ठीक है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जो ट्रेड यूनियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली मार्क्सिस्ट थ्योरी से इसका से इंस्पायर्ड है, क्योंकि यहाँ वही हो रहा है, राइट? जो वर्किंग क्लास पीपल हैं वो एक यूनियन फॉर्म करके दे आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स, दे आर आस्किंग फॉर बेटर वेजेस, दे आर आस्किंग फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आर आस्किंग कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जो वो काम कर रहे हैं उनके साथ इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन ना हो। They're asking ki they should have participation in decision making. So yes, to answer your question, yes. ठीक है, समझ में आया? आई थिंक बाकियों को भी समझ में आया किस तरह से मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड है ट्रेड यूनियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मार्क्सिज्म से क्या रिलेशन है। मार्क्सिस्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, उससे क्या रिलेशन है, समझ में आया सबको? दीपांशु, मैंने आपको हाय बोला था। हाय। 9:30 वाली क्लास है। हाँ कृति, है 9:30 पे क्लास है। ट्रेड यूनियन एक्ट ही हम पढ़ रहे हैं तनु। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो ट्रेड यूनियन एक्ट ही है। ट्रेड यूनियन के बारे में सिंस ये इंट्रोडक्शन है, एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू सी जो भी हमारे लिए जरूरी है ना ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। धीरज जी, हाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे। हाय कोमल, हाय चंदन, हाय प्रियांशु, हाय संजू। ये ट्रेड यूनियन पे ही है ये क्लास। हाय कश्वी। लेबर लॉ पूछ दिया जाता है कश्वी, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। हाय सिन्हा, हाय हाय एवरीवन, हेलो। चलो ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में ट्रेड यूनियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी कम टू दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन हमारा जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम की जो बात करता है। आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, बेसिकली क्या ट्रेड यूनियन फॉर्म करना एक राइट है इंडिया में। डू वर्कर्स हैव अ राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन? उसका रिलेशन विथ आर्टिकल 19 एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस यहाँ पे। ठीक है। आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये बात करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है। सो इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम, सो इट इज अ फंडामेंटल राइट। सो फ्रीडम
to form associations or unions is a fundamental right under article 19(1)(c). but we also know कि जितने भी right to freedom mentioned है article 19 के अंदर, they are not absolute, right? So there are some reasonable restrictions which can be placed even at freedom of association or union. इस पे भी कुछ reasonable restrictions लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही grounds पे होते हैं. In general, people do have a right to form a trade union. ठीक है, लोगों का राइट है कि वो एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं आर्टिकल 19(1)(c) के हिसाब से. ठीक है, उसके बाद दिस राइट कैरीज विथ इट द राइट ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. फर्दरमोर, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस डज नॉट इन एनी मैनर encompass the guarantee that a trade union so formed shall be enabled to engage in collective bargaining or achieve the purpose for which it was formed. बेसिकली ये है कि बात सिर्फ यूनियन बनाने की हो रही है. ठीक है, आर्टिकल 19(1)(c) अगर हम देखें तो वो सिर्फ यूनियन बनाने की बात करता है. ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं देता. आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो किसी तरह की गारंटी नहीं देता कि जो भी आप कलेक्टिव बार्गेनिंग में एंगेज करना चाह रहे हो या जिस भी वजह से आपने यूनियन फॉर्म किया है वो पर्पस अचीव होगा ही होगा. इसकी गारंटी आर्टिकल 19(1)(c) नहीं लेता. वो बस इतना बोलता है कि आपके पास राइट है कि आप एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हो और उसका आप जिस तरह से यूज करो वो आपके ऊपर है. ठीक है, so the right to recognition of the trade union by the employer was not brought within the purview of right under article 19(1)(c), and thus such recognition denied by the employer will not be considered as a violation of article 19(1)(c). so बेसिकली अगर हम देखें तो एम्प्लॉयर जो है, वैसे होता नहीं है अभी के टाइम पे प्रैक्टिकली. अगर सपोज कोई केस चला गया कोर्ट में कि फलाना एम्प्लॉयर जो है वो किसी को यूनियन फॉर्म करने से रोक रहा है, तो ये आज के टाइम पे कोर्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अलाउ कर देता है यूनियन फॉर्म करने के लिए. बट इन थ्योरी ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर जो है वो अगर चाहे तो यूनियन फॉर्म करने से मना कर सकता है. ठीक है, ऑल्दो इन प्रैक्टिस ये अभी उतना वो नहीं है. हाउएवर, अगर कोई यूनियन फॉर्म कर लेता है, ठीक है, अगर सपोज यूनियन फॉर्म हो गया है तो उनके पास क्या क्या राइट आ जाते हैं. उनके पास द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन टू मीट. जो मेंबर्स हैं यूनियन के उनके पास राइट हो जाता है मिलने का. उसके बाद दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, प्रोपोगेट देयर व्यूज. ऑल्सो जो ट्रेड यूनियन है वो जब अगर फॉर्म हो गया, अगर वो रजिस्टर हो गया, तो वो एक लीगल वो बेसिकली एक लीगल पर्सन बन जाता है. ट्रेड यूनियन अगर फॉर्म हो गया, रजिस्टर हो गया, तो वो एक लीगल पर्सन बन जाता है. लीगल पर्सन बन जाता है का क्या मतलब गाइस? अगर यूनियन फॉर्म हो गया तो दैट ट्रेड यूनियन बिकम्स अ लीगल पर्सन. व्हाट डज दैट मीन? कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? हाय फरहीन. So a trade union becomes a legal person. What does that mean? One who can file suit. Yes, that's good. हाँ, सो ट्रेड यूनियन अगर लीगल पर्सन बन जाता है, इसका ये मतलब है हाँ कि उसको सू किया जा सकता है. इट कैन बी सूड, इट कैन सू, इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह इस अपने नाम पे होल्ड कर सकता है वो ट्रेड यूनियन. ठीक है, सक्सेशन वगैरह, परपेचुअल सक्सेशन इसका खुद का सील हो सकता है. ठीक है, सो ये सारे बेसिकली राइट्स मिल जाते हैं एक ट्रेड यूनियन को अगर वो एक बार रजिस्टर हो जाता है. ठीक है, सो अ ट्रेड यूनियन जो है इट बिकम्स अ लीगल पर्सन, मतलब कि इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. ठीक है, यूनियन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है. ट्रेड यूनियन सू कर सकता है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है. ट्रेड यूनियन के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है. ठीक है, उसके बाद ट्रेड यूनियन का अपना सील हो सकता है, ट्रेड यूनियन का सक्सेशन हो सकता है. ठीक है, सो ये सारे के सारे राइट्स आ जाते हैं ट्रेड यूनियन के पास वंस इट इज रजिस्टर्ड एंड इट बिकम्स अ लीगल पर्सन. क्लियर? समझ में आया गाइस? एक बार थम्स अप देके बताओ जल्दी से. इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं. फरहीन, हाँ, इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ाया था. इंटरनेशनल आई थिंक इट वाज इन सितंबर और अक्टूबर ऑफ 2021. आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. मतलब नेहा सिंह इंटरनेशनल प्लेलिस्ट अगर आप सर्च करो यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा वो. ठीक है, ठीक है. सो दैट्स अबाउट दैट. ऑब्जेक्टिव्स. जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, मैंने बताया कि एक पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट ही है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं.
ट्रेड यूनियन क्या है? एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स का, रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक ट्रेड, इंडस्ट्री और अ कंपनी, एंड फॉर्म्ड टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स एंड वेलफेयर बाय कलेक्टिव एक्शन। सो एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स फॉर्म करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ट्रेड में, इंडस्ट्री में, कंपनी में। इसको फॉर्म किया जाता है ताकि जो वर्कर्स हैं वो थ्रू कलेक्टिव एक्शन अपने इंटरेस्ट्स को, अपने वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। Trade unions are most suitable organizations for balancing and improving the relations between employees and employer. ठीक है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है ट्रेड यूनियन। दे आर फॉर्म्ड नॉट ओनली टू केटर टू द वर्कर्स डिमांड बट ऑल्सो फॉर इम्पार्टिंग डिसिप्लिन एंड इनकलकेटिंग इन देम द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ट्रेड यूनियन का ये मतलब नहीं है कि सब जो है बस डिमांड 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 कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए ट्रेड यूनियन नहीं बनाया जाता, इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि जो भी यूनियन में जितने भी वर्कर्स हैं वो होता है ना एक डिसिप्लिन्ड तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काम करें, जो उनका काम है वो अच्छे से हो। तो ये सब के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ट्रेड यूनियन काम आता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली बेनिफिट्स हैं ट्रेड यूनियन के, एंड ऑल्सो दे एम टू डू व्हाट, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेड यूनियन के? पहला, to secure fair wages for workers and improve their opportunities for promotion and training। ठीक है, फेयर वेजेस, जो वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिले उनके काम के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, ट्रेनिंग वगैरह के लिए उनकी अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इंप्रूव देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर रहे, भाई उनको उनको बिना मतलब के काम से निकाल ना दिया जाए, और अगर निकाला जा रहा है तो ग्राउंड्स वगैरह दे के, प्रॉपर कम्युनिकेशन करके, प्रॉपर नोटिस दे के, मतलब जो भी रूल्स वगैरह फॉलो होते हैं उस तरह से उनको काम से निकाला जाए इफ एट ऑल इट कम्स टू दैट। बट हाँ, बेसिकली टेन्योर की सिक्योरिटी, और दूसरी चीज उनका जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उसको इंप्रूव करना। तीसरी चीज, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस उनका इंप्रूव करना। चौथी चीज, टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। पांचवी चीज, फैसिलिटेट करना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाय ब्रॉडनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स। सो वर्कर्स की भी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में फैसिलिटेट करना। उसके बाद इंप्रूव करना लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर प्रमोट करना इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलफेयर एंड दस कोरिलेट द वर्कर्स इंटरेस्ट विद दैट ऑफ देयर इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव वेलफेयर को प्रमोट करना, और to take participation in management for decision making in connection to workers, and to take disciplinary action against the worker who commits indisciplinary action। ठीक है, so basically कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, स्पेशली जो वर्कर्स को अफेक्ट करता है, ऐसे डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होना, ये इंश्योर करता है एक ट्रेड यूनियन। और अगर सपोज कोई वर्कर किसी भी तरह का इनडिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह ले रहा है, कर रहा है कुछ, तो ट्रेड यूनियन जो है वो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक ट्रेड यूनियन फुलफिल करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? It comes under which division of law? Rani, for your CLAT purpose, this comes under miscellaneous laws। ये कौन सी क्लास है? प्लेलिस्ट इसकी कहाँ है? ये है लेबर लॉ की प्लेलिस्ट, इसकी अलग से बनी हुई है फरहीन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है गाइस? ये हम बहुत बेसिक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, फंडामेंटल राइट्स से इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इज दिस क्लियर सो फार? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन एक्ट में ट्रेड यूनियन का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, सेक्शन 2H बात करता है ट्रेड यूनियन के बारे में। इट कम्स अंडर मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज के अंदर आपके क्लैट पर्पस के लिए ये मिसलेनियस लॉज के अंदर आएगा। ठीक है, सेक्शन 2H ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट डिफाइंस ट्रेड यूनियन। इट सेज कि इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more trade unions। So basically
ये लेबर लॉ की सेकंड क्लास है और 9:30 पे रोशन देयर इज अ क्लास, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पे। उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। सो बिल्स किस तरह से पास होते हैं और किस तरह के फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, सम जुडिशियल फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्लास, प्लीज कम एंड जॉइन दिस क्लास एट 9:30 PM। ये सेशन खत्म होगा और वो सेशन शुरू होगा, सो कम एंड जॉइन दैट सेशन, ओके। सो सेक्शन 2H जो है वो डिफाइन करता है ट्रेड यूनियन को कि ये कॉम्बिनेशन है, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो। टेम्पररी या परमानेंट कुछ भी हो सकता है। प्राइमरीली इसको फॉर्म किया जाता है, क्यों? ताकि रिलेशंस को रेगुलेट किया जा सके, किन के बीच में? या तो वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। सो उनके बीच में रिलेशन को रेगुलेट किया जा सके। और किसी भी तरह के अगर कंडीशंस को, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को इंपोज करने की जरूरत है किसी ट्रेड या बिजनेस में, तो वो सारी चीजें ट्रेड यूनियन के थ्रू की जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? पहली चीज, देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स। दूसरी चीज, देयर मस्ट बी ट्रेड और बिजनेस। तीसरी चीज, मेन ऑब्जेक्ट है यूनियन का कि रेगुलेट किया जा सके रिलेशन को बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, या फिर इंपोज किया जा सके रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइज? दीपांशु, दैट्स सो स्वीट, सो स्वीट। ये समझ में आया डेफिनेशन क्या है ट्रेड यूनियन का? इज दिस क्लियर? तनु, इसका क्विज क्लास होगा, बट अभी नहीं, आगे जब होगा मैं बता दूंगी कब होगा, ठीक है। ठीक है। सो इसके आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, बट बिफोर दैट आई वॉक यू थ्रू अन अकेडमी प्लस और उसके फीचर्स। गाइज, इफ यू हैवंट येट टेकन अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, आई हाईली रेकमेंड कि ले लो, क्योंकि आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे यू कैन रेज अ हैंड एंड टॉक टू एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस, यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड क्विजेस, यू गेट एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनी टाइम एनीवेयर, get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni, you get access to weekly events, you get access to national mock test and weekly sectional test। CLAT plus program के अलावा you can also go ahead for CLAT iconic program, जिसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो प्लस में मिलेंगे, बट उसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स में मिलेंगे, जैसे वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड में प्रायोरिटी। डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइम का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू गोइंग टू गेट दैट मेनी नंबर ऑफ मेंटरशिप सेशंस। 3 महीने में 18 सेशन, 6 महीने में सेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मिस्टर अनमोल गुप्ता और मिस्टर अंशुल बत्स, ये आपके मेंटर्स होंगे जो एआई रैंक होल्डर 324 है रिस्पेक्टिवली, एनएलएसआईयू बैंगलोर के स्टूडेंट्स रहे हैं। ऑल्सो जो वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप प्री बुक कर सकते हो स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ये जो टॉपर्स, जो खुद अपने टाइम पे जो टॉपर्स रह चुके हैं क्लैट के, दे आर गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स, दे आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम स्ट्रेटजीज विथ यू, दे आर गोइंग टू गिव यू पर्सनलाइज गाइडेंस, दे आर गोइंग टू गिव यू फीडबैक, दे आर गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट अ स्टडी प्लान। ऑल्सो आप अपने लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस में ये सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अगर आप क्लैट 2022 के एस्पिरेंट हैं, तो हम आपके लिए ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज बैच लेके आ रहे हैं। ये 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर आप क्लैट 2023 के एस्पिरेंट हैं, हम आपके लिए लेट्स क्रैक क्लैट नाम का एक बैच लेके आ रहे हैं, जो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर आप क्लैट 2022-23 के एस्पिरेंट हैं, हम आपके लिए रैंक बूस्टर एडवांस का एक बैच लेके आ रहे हैं, जो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में होगा ये। ऑल्सो so if you want to go ahead for iconic subscription, these are your prices, plus subscription अगर आप लेना चाहते हो तो ये रहा आपके prices, you can pick and choose whatever subscription works best for you। और इन prices पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो lawyer up, मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप। सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी, सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। Also, okay, so there are different sessions which are coming up. So basically this is a list of all the लॉ एग्जाम्स। चूंकि बोर्ड एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए हैं, तो लॉ एग्जाम के डेट्स क्या टेंटेटिवली क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक दिस आउट। ऑल्सो हर दिन शाम के 5 बजे 20 मिनट्स का एक क्विज होता है, एक टेस्ट होता है, जिसको जो बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स हैं उन्होंने आपके लिए क्यूरेट किया है। सो यू कैन गो अहेड एंड टेक दिस टेस्ट। हर दिन शाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, 20 मिनट्स, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। दैट्स दैट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हाय विशिका, गुड इवनिंग। एक्ट्स का क्लास हो गया,
कौन से एक्ट्स का क्लास? नहीं, अभी तो हमने शुरू ही किया है। लेबर लॉ की फर्स्ट क्लास है, नहीं ये सेकंड क्लास है। वॉच योर रिकॉर्डिंग्स आर रियली नाइस। थैंक यू विशिका। ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ठीक है, पहली चीज तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रेड यूनियंस को रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर कराने से उस ट्रेड यूनियन को लीगल बेसिकली रिकॉग्निशन मिल जाता है, इट बिकम्स अ लीगल पर्सन, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं ऑफ बिकमिंग अ लीगल पर्सन, राइट? सो ऑल्सो और क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की? तो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 28 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो बेसिकली राइट्स देता है और लाइबिलिटीज देता है ट्रेड यूनियन का। ठीक है, सेक्शन 15 फॉर एग्जांपल बात करता है कि जो जनरल फंड्स हैं ट्रेड यूनियन के, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्पेंड किए जाते हैं। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज में जो इसके फंड्स हैं वो कौन सी एक्टिविटीज में स्पेंड होते हैं। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटीज में स्पेंड होता है? पहला, सैलरीज देना, जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनको सैलरी देने में वो फंड स्पेंड होता है। उसके बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कॉस्ट लगता है वो फंड के पैसे से जाता है। उसके बाद अगर किसी वर्कर को किसी तरह का कॉम्पनसेशन देना पड़े अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्यूट, वो फंड के पैसे से जाता है। उसके बाद अगर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज वगैरह करने में एक्सपेंसेस आ गए, वो फंड के पैसे से आता है। उसके बाद अगर वर्कर्स को मतलब किसी भी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, डेथ अगर हो गई है वर्कर्स की, तो उसकी वजह से मतलब इसके लिए जो भी बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ेंगे वर्कर्स को, उसका पैसा फंड से जाता है। उसके बाद कोई भी अगर लीगल सूट लड़ना पड़ा यूनियन को अपने नाम पे, या यूनियन के ऊपर केस हो गया, या यूनियन ने किसी के ऊपर केस कर दिया, तो ये इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट्स वगैरह हैं वो फंड के पैसे से यूज होते हैं। उसके बाद जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं वर्कर्स के लिए, उसके लिए पब्लिशिंग मटेरियल्स वगैरह जो पब्लिश करना होता है, उस वहाँ उसका कॉस्ट जो है फंड के पैसे से यूज होता है। एजुकेशन ऑफ वर्कर्स और देयर डिपेंडेंट्स, अगर वर्कर्स का या उनके डिपेंडेंट्स का एजुकेशन के लिए जो भी मतलब पैसे वगैरह हैं वो फंड से जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करना है, इंश्योरेंस लेना है उनके नाम पे वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, तो ये सारे के सारे बेसिकली सम एक्टिविटीज हैं जिसमें जो भी ट्रेड यूनियन का फंड है उसके पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो सेक्शन 16 जो है वो ये बात करता है कि अगर पॉलिटिकल पर्पसेस हैं ट्रेड यूनियन के, अगर ट्रेड यूनियन को कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह प्रमोट करना है, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन एक सेपरेट फंड क्रिएट करता है। ठीक है, एक तो जनरल फंड है। ठीक है, एक जनरल फंड है जिसमें हर कोई पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और उस फंड से जो पैसा है वो इन सारे एक्टिविटीज में वो पैसा यूज होता है। सेकंड है कि अगर किसी ट्रेड यूनियन को कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर प्रमोट करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट होता है। वो जनरल फंड से उसके पैसे नहीं निकलते। ठीक है, सेपरेट फंड क्रिएट होता है, और इसमें सेपरेटली जो भी वर्कर्स हैं वो सेपरेटली उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और किसी भी यूनियन मेंबर को उस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 16 इसकी बात करता है। सेक्शन 17 बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये कहता है कि नो मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेंशन अंडर 120B का सब क्लॉज 2 रिगार्डिंग एनी अग्रीमेंट मेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द यूनियन इन ऑर्डर टू प्रमोट लॉफुल इंटरेस्ट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। अगर ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं इन्होंने आपस में दे हैव कम टू एन अग्रीमेंट ट्रेड यूनियन के किसी भी लॉफुल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इफ दे हैव कम टुगेदर फॉर एन अग्रीमेंट, तो इसकी वजह से उनको कभी भी सेक्शन 120B के अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन जो उनको दिया गया है कि अगर वो लॉफुली अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस आप नहीं लगा सकते। ठीक है, सो ये सेक्शन 17 इसकी बात करता है। उसके बाद सेक्शन 18 बात करता है कि कुछ केसेस में जो वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनको इम्यूनिटी होती है सिविल सूट्स में। सेक्शन 18 बात करता है कि द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन आर इम्यून from civil or tortious liabilities arising out of any act done in furtherance or contemplation of any trade dispute. Suppose कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है वर्कर्स के बीच आपस में, या वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, और उसकी वजह से सपोज उसके फर्दरेंस में उन्होंने कोई भी एक्ट किया जो कि अदरवाइज
सिविल लाइबिलिटी उनके ऊपर लग जाती या टॉर्शियस लाइबिलिटी लग जाती, बट चूंकि उन्होंने उस ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में वो एक्ट किया है, इसलिए वो इम्यून होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की सिविल या टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, in general a person is subject to tortious liability for inducing any person to breach of contract। अगर किसी को आप इंड्यूस करते हो, किसी को आप हाँ, किसी को आप इंड्यूस करते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके ऊपर टॉर्शियस लाइबिलिटी लगाई जा सकती है। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन और उसके मेंबर्स सपोज किसी को इंड्यूस करते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना क्या हो सकता है, मान के चलो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एम्प्लॉय है वो हफ्ते में 20 घंटे काम करेगा, 20 घंटे छोड़ो, मतलब थोड़ा चल 40 घंटे, ठीक है। सपोज की अग्रीमेंट है वो ये बोलता है कि जो वर्कर है वो 40 आवर्स पर वीक काम करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ट्रेड यूनियन में कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है जिसकी वजह से सपोज ये वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो जब ये स्ट्राइक पे चले गए, ये पूरा जो यूनियन है ये स्ट्राइक पे चला गया है, तो नाउ दे आर गोइंग टू इंड्यूस अदर वर्कर्स ऑल्सो कि तुम भी काम मत करो क्योंकि हम सबके वेलफेयर के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ नॉर्मल केसेस में क्या होता कि टॉर्शियस लाइबिलिटी लग जाती, ठीक है, इनको कॉम्पनसेशन वगैरह देना पड़ता क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये किसी ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में ये कर रहे हैं, तो इनको इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सिविल या टॉर्शियस लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइज? ये समझ में आया इम्यूनिटी कैसे है फ्रॉम सिविल सूट्स इन सर्टेन केसेस? प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट, सेक्शन 19 बात करता है कि सेक्शन 25, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ा है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ा है तो हमने देखा है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट किया जाता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, एनी अग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज इज नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। ट्रेड यूनियन का आपस में सपोज अगर कोई अग्रीमेंट होता है, ठीक है, सपोज अग्रीमेंट ऐसा कुछ है कि अगर सपोज हमारे ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ट्रेड में, ठीक है। सपोज ये रिस्ट्रेंट करते हुए ये एक अग्रीमेंट हुआ है ट्रेड यूनियन मेंबर्स के बीच में आपस में, तो जनरली रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को लेकर के अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। लेकिन चूंकि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का आपस में उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है, तो इसीलिए इस तरह का जो अग्रीमेंट है ये वॉइड या वॉइडेबल नहीं होगा, ये जो अग्रीमेंट है ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होगा, ठीक है। सपोज आपस में इन्होंने एक अग्रीमेंट कर रखा है कि अगर हमारे फलाना 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 कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी ट्रेड एक्टिविटीज। सो दिस इज एन अग्रीमेंट जो कि रिस्ट्रेंट कर रहा है ट्रेड को। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये वॉइड होता, लेकिन ट्रेड यूनियन के केस में सेक्शन 19 के हिसाब से ऐसा अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, इट विल बी अ वैलिड अग्रीमेंट। सो अगेन यहाँ पे बेसिकली एक 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 बेनिफिट जो कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को मिला हुआ है बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20 बात करता है कि जो यूनियन है उनके पास ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में सेक्शन 20 बोलता है कि द अकाउंट बुक्स एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन can be subjected to inspection by the members of the trade union at such times as may be provided under the rules of the trade union, ठीक है। सो ट्रेड यूनियन के अपने जो रूल्स हैं उस हिसाब से मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन के वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो बाकी मेंबर्स की लिस्ट जो है उसको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सो ये अगेन एक राइट है जो कि मिला हुआ है मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन को, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइज? ये समझ में आया? जल्दी से थम्स अप देके बताओ इफ दिस इज क्लियर। Okay, great, great. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियन दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस। कल के सेशन में हम ट्रेड डिस्प्यूट, कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह के बारे में डिटेल में बात करेंगे,
ठीक है, so that's what we are going to discuss in tomorrow's session. Also, there's a live quiz feature on Unacademy app जहाँ you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that is scheduled by educators. हर सुबह alternate Saturday को सुबह 11 बजे यूलैट का टेस्ट होता है, आप ये ले सकते हो. वीकली टी20 टेस्ट होता है, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का 20 मिनट्स का रिविजन टेस्ट है, ये आप ले सकते हो. बग्स बाउंटी फीचर है जहाँ अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है किसी वीडियो में, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. If the first one reported by regulation, you can claim the price that Unacademy has for you, and for more details you can check out the description box below. स्पेशल क्लासेस, लाइक आई टोल्ड यू, अभी 9:30 PM पे देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें हम अभी बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, काइंड्स ऑफ बिल्स के बारे में. सो यस, कम एंड जॉइन दिस सेशन, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है. इसकी लिंक मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दी है. अभी इस क्लास के बाद मैं फिर से शेयर कर दूंगी. स्पेशल क्लास के फीचर्स होते हैं, इंटरैक्टिव होती हैं क्लासेस, पोल बेस्ड लर्निंग कर सकते हो आप, रेज हैंड का फीचर मिलता है, प्लस और इकोनिक सब्सक्राइबर्स को यू नेवर मिस अ क्लास, क्योंकि आपको नोटिफाई कर दिया जाता है. लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं भी, कभी भी, किसी भी डिवाइस पे आप ये क्लासेस देख सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नेहा सिंह अनअकैडमी लॉ. प्लीज कम एंड जॉइन दिस चैनल सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट ऑल माय अपकमिंग क्लासेस एंड सेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दैट्स दैट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन गाइज. प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन अगर आपको पसंद आया. Subscribe to Unacademy Law, hit the bell icon so that you get to know whenever your favorite educator comes live. I will see you at 9:30 hopefully, and I will see you in tomorrow's session, जिसमें हम लेबर लॉ के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, so I hope that you enjoyed this class. Please like this class if you actually enjoyed it and you learned something from it. I will see you very soon. Take care. Bye bye.